नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 यूपी यूके। अभी 3 दिनों का एक आम महोत्सव उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और उनको दिनेश प्रताप सिंह ने दिखाया कि ये योगी आम है। वो तस्वीरें खूब चर्चा का विषय बनी कि अब भाई चौसा, लंगड़ा, फजली, दशहरी, तोतापरी के साथ एक योगी आम भी आ गया है मार्केट में, नया आम। और उत्तर प्रदेश में हर बार आम महोत्सव होता है, क्योंकि लखनऊ के जो आम है वो यहाँ के दशहरी आम है, पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी जाते हैं, दूसरे देशों में भी जाते हैं, और दूसरे देश में तो ज्यादा डिमांड है। और कई बार ये होता है कि अखंड प्रताप खाने को मिलता भी नहीं होगा, दूसरे देश चला जाता होगा, लेकिन हम लोग पा जाते हैं। फिलहाल हुआ क्या कि इसमें आम लोगों को भी एंट्री मिल गई। आम लोगों को जब एंट्री मिली तो उसकी बाद की क्या स्थिति रही, जरा वो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे अपने दर्शकों को। यानी यूपी में लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है लुट्टस मच गई, लूट मच गई। तो वो लूट सी मच गई आम की। जरा सावन वो तस्वीरें प्ले कीजिए, हमारे दर्शक भी देखें कि जो जिसको जितना मिला, 3 4 5 जितना बटोर सका उतना बटोर के वहां से ले गया। अच्छा, इससे कितनी छवि खराब होती है। राजधानी लखनऊ का अपना एक इमेज है ना। यहाँ बट्टा लगा रहे हैं लोग। आप यही वजह है, फिर बाद में यही राजनेता कहते हैं कि हम एंट्री नहीं देते आम लोगों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ अखंड प्रताप राय जुड़े हुए हैं, इंद्रवीर सिंह जुड़े हुए हैं, आकाश पाठक जुड़े हुए हैं, आदर्श गुप्ता जुड़े हुए हैं और ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ इंद्रवीर के साथ हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़े हुए, उनका भी परिचय कराएंगे। लेकिन इंद्रवीर, पहले मैं आपका ही रुख करूंगा। क्या आपके यहाँ क्या हुआ? संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत हो गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है? राहुल बता दें कि आज सुबह जो है जिला कारागार में एक खबर आई कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक कैदी की मौत हो गई है। और उसी पे जो है जब खबर IBC 24 ने सेंड करी अपने रिपोर्ट को, तो वहां से जब बात हुई तो जेलर जो रौतेला जी हैं, हिमांशु रौतेला जी, उनसे बात हुई। तो चूंकि अभी मेरे साथ लाइव में भी देख रहे पैनल पे जेल अधीक्षक जुड़े हुए हैं, प्रभात सिंह सर, और ये जो है विस्तार में बताएंगे एग्जैक्टली मामला क्या था और किस वजह से ये मौत हुई है और कहाँ के रहने वाले कैदी थे, क्योंकि कई तरीके की कई अपनी अफवाह है। तो इसीलिए चूंकि आज सर छुट्टी पे थे, लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी तो आपने 2 मिनट का समय निकाला है, तो थैंक यू सो मच सर आपका। और राहुल सर साथ में है सर हमारे साथ, प्रभात जी, जेल अधीक्षक। स्वागत है आपका IBC 24 यूपी यूके में। ये बहुत बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या था वहां पे मामला? देखिए, बंदी का नाम सोनू था। बंदी अमेठी का रहने वाला था और बंदी NDPS के केस में हमारे यहाँ 2 अप्रैल 2025 को दाखिल हुआ था। बंदी के दाखिल होते समय भी वो कई सारी बीमारियों से ग्रसित था, जैसे लीवर के, हार्ट के, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित था। तो जिस दिन से बंदी आया है, हम उसी दिन से उसका लगातार इलाज करवा रहे हैं। अपने जेल हॉस्पिटल में वो भर्ती रहा, फिर हम बाहर भेज के जिला चिकित्सालय में उसका लगातार इलाज कराते रहे। एम्स रायबरेली में भी बंदी को 3-4 बार भेजा गया, वो 10-10, 15-15 दिन वो लगातार भर्ती रहा। वहाँ के डॉक्टर से हम लगातार संपर्क में रहे, हमारे डॉक्टर लगातार संपर्क में रहे। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि बंदी को बहुत सारे मल्टी ऑर्गन में बीमारियां हैं और मल्टी ऑर्गन फेलियर है। ऐसे में हमने उसको KGMU लखनऊ में भी रेफर किया तो दिखाया। तो लेकिन लगातार इलाज बंदी का जारी था, लेकिन हम बंदी को बचा नहीं सके, इस बात का अफसोस है। लेकिन बंदी के इलाज में कोई कमी नहीं रही, बंदी लगातार बीमार था। और ऐसा कोई मतलब जो भी हमारी तरफ से जो भी आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, हमने सब कुछ उपलब्ध कराया था।
और बंदी का चूंकि मल्टी आर्गन फेलियर था, बंदी जब आया तो वो हैवी ड्रग यूजर था, मल्टीपल हैवी ड्रग यूजर था, तो उसको हम लोग धीमे धीमे उसको स्टेबलाइज करवाए डॉक्टर के माध्यम से, तो शुरू से ही बंदी बीमार रहा है। अब प्रभात जी, फिर इसमें देखिए, आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने रायबरेली एम्स में आपने दिखाया, जी मल्टी जी ऑर्गन जी फेलियर था, और उसके बाद जी आपने केजीएमयू में, दोनों बहुत प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, जी केजीएमयू जी भी जी और एम्स भी। तो फिर ये जी जी संदिग्ध जी परिस्थिति क्यों कहा जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई? किसकी तरफ नहीं, से इसका आरोप लगाया जा रहा है? संदिग्ध परिस्थिति नहीं थी, ये गलत आरोप लग रहे हैं, क्योंकि हम लगातार इलाज कर रहे हैं, बंदी बीमार था तो बंदी का हॉस्पिटल में ही जाके मृत्यु हुआ है। डॉक्टर ही देख रहे, डॉक्टर के आज चिकित्सीय आज देखरेख में ही आज बंदी का लगातार इलाज मैं चल रहा राहुल, था। मैं आपको 2 मिनट रोकूंगा प्रभात सर। एक्चुअली सुबह सुबह जब खबर आई राहुल, तो हॉस्पिटल में ही बंदी की डेथ हुई है, और डॉक्टर जो जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं उनका भी बयान आया है कि जो है मरीज को लाया गया, और उसके बाद इससे पहले भी जिला अस्पताल में इनका इलाज चला था राहुल, और जिला जी जी रायबरेली जेल जो है वहां पे भी इलाज चला था। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वो तो प्रभात जी ने बता दिया। तो जी जब पूरी तरह से जेल अधीक्षक के द्वारा ये कोशिश की गई, फिर संदिग्ध कौन ये बात कर रहा है? ये ब्रेकिंग क्यों आ रही है कि संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत हो गई? ब्रेकिंग ही नहीं आनी चाहिए थी। जब भाई ये बता रहे हैं कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर था और उसे 10-15 दिन वो हॉस्पिटलाइज भी रहा, उसको के एम्स से लेकर केजीएमयू में दिखाया गया, हॉस्पिटल में उसकी जान गई, तो ये किसकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई? इंद्रवीर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। राहुल देखिए, ये ब्रेकिंग चल रही थी सुबह से, ये हर उसमें जो है खबर चल रही थी कि संदिग्ध परिस्थितियों में अब कोई भी घटना होती है तो बिना जांच पड़ताल के आईबीसी 24 इसीलिए साक्ष्य के साथ जाता है और प्रमाण के साथ जाता है। इसीलिए आईबीसी 24 ने जेल के अधीक्षक को लीव होने के बाद भी रिक्वेस्ट करी और हमारे पैनल पे आई। ये खबर चल रही थी तो वही ब्रेकिंग आईबीसी 24 ने भी अपने यहाँ सेंड करी। कल को मान लीजिए जांच में कुछ आता है तो कहीं ना कहीं वो रिपोर्टर के ऊपर भी आता है कि आपने ये क्यों नहीं भेजा था, तो इसलिए हमने भी वो सेंड करी थी, और हम इसीलिए साक्ष्य के साथ आए, हमने रिक्वेस्ट करी, आपने अपनी पूरी बात रखी। तो संदिग्ध परिस्थितियों में जो चल रहा था कि अब ये जांच का विषय होगा कि आने वाले समय में एग्जैक्टली पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद जांच होगी और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर एग्जैक्टली क्लियर होगा। लेकिन अभी तक जो क्लियरिफिकेशन है इन रायबरेली जेल अधीक्षक, इन रायबरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड जो है हमारी इंद्रवीर, देखिए, कई बार आपका एक वर्ड जो होता है पत्रकारिता में, आप संदिग्ध लिख दिए, वो माहौल खराब कर देता है। अब उनके परिजनों को लगेगा कि भाई संदिग्ध मौत हो गई, उनके परिवार वालों को लगेगा, इसलिए हमें ऐसे अल्फाज से बचना चाहिए। अब खुद जेल अधीक्षक महोदय ये बता रहे हैं कि हमने पूरी कोशिश की और मल्टी ऑर्गन फेल्योर था, जब सारी स्थिति उसके सामने है और हॉस्पिटल में उसकी जान गई, वो इलाज में कोई कोताही नहीं बरती, तो इसमें संदिग्ध की बात नहीं आनी चाहिए थी, जब अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई। थैंक यू सो मच प्रभात जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंद्रवीर, आपका भी बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए कि आपने अपडेट किया और जेल अधीक्षक महोदय को जोड़ा और इस बात को क्लियर किया। अब आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होगी कि क्या बात है, लेकिन अभी जो हालात दिख रहे हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की है, जो एक मानवता के आधार पर एक अधिकारी का कर्तव्य होना चाहिए, उस कर्तव्य को उन्होंने निर्वहन किया है। दैट्स इट। तो खबर को जी रोचक और रोमांचक बनाने का दौर छोड़ देना चाहिए कि संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो बताना चाहिए, वरना ये येलो जर्नलिज्म में आ जाता है। आप प्रभात जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे पक्ष को सुना, इससे सारी चीजें स्पष्ट हो गई, इसके लिए मैं आईबीसी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखंड, थैंक यू। क्या चल रहा है भाई आपके यहाँ? आज सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की रेस को लेकर कई नाम है। हालांकि जो भी अटकलें लगाया जाता है उससे इतर भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष निकलता है, लेकिन अभी आईबीसी 24 में हमने एक नाम बताया था, हेमंत खंडेलवाल, और पहले नंबर पर हमने रखा था, वही हालांकि बन गए। चूंकि कोई बाहर से तो लाके बना नहीं देंगे प्रदेश अध्यक्ष, जो योग्य होगा, जो पूरी पार्टी को लेकर चल सकेगा, उसके अंदर ये मादा होगा कि वो चल पाए पूरी पार्टी को लेकर। तो कौन लोग हैं? सुगबुगाहट तो है कि कोई ब्राह्मण को ये लोग बना रहे हैं। ये बात सही है कि बस अफवाह चल रही है? जी राहुल, आपको बता दें कि दावेदारी ब्राह्मण की बहुत मजबूत है, क्योंकि कई बार ये बीजेपी संगठन की तरफ से या बीजेपी में जो लोग हैं वो बार बार कहते जा रहे हैं कि क्षत्रिय को जो स्थान मिलना चाहिए कई जगहों पर मिला हुआ है।
ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं वंचित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पद केवल डिप्टी सीएम के नाम पर है। सीएम योगी ठाकुर जाति से ताल्लुक रखते हैं और तमाम जो अच्छे खासे पद है वो कहीं ना कहीं ठाकुरों के पास है। तो ब्राह्मण जो लोग हैं या ब्राह्मण महासभा या ब्राह्मण जो अंदर से प्रभुत्व वर्ग है जो बीजेपी के, वो बार बार ब्राह्मण को आगे करने की बात कर रहा है। लेकिन ये बहुत आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो तीन चीजें निकल करके सामने आ रही है। क्योंकि सीएम जो है सवर्ण जाति से है, तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष भी सवर्ण बनाना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं गले की फांस बना हुआ है। तमाम ऐसे नाम है जो चर्चा में जरूर चल रहे हैं, जिनका हम जिक्र करेंगे और आईबीसी अपने दर्शकों को भी बताएंगे राहुल, कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा नाम चल रहा है वो जो पूर्व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे और राज्यसभा सांसद है दिनेश शर्मा, उनका नाम चल रहा है ब्राह्मण में। उसके बाद बस्ती से जो सांसद थे हरीश द्विवेदी, उनका नाम चल रहा है। जो पूर्व में जो ऊर्जा मंत्री थे श्रीकांत शर्मा, उनका नाम चल रहा है। और प्रदेश महामंत्री है इस समय गोविंद नारायण शुक्ला, उनका भी नाम इस वक्त जोरों शोरों से चर्चा में चल रहा है। ये जो 4-5 नाम जो आपको गिनाए हैं, ये नामों में ही किसी एक नाम पर कोई ना कोई मुहर लग सकती है अगर ब्राह्मण चेहरा होगा तो। लेकिन इसकी गुंजाइश बहुत कम नजर आ रही है राहुल, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण चेहरा लेकर के जो पीडीए है, जो समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़ा दलित की बात करते हुए आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो असहज की स्थिति में डाल रही है। और यहाँ पर यही एक बड़े गले की फांस बनी हुई है कि कैसे वो ब्राह्मण चेहरे का ऐलान कर सके। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम इस वक्त टॉप पर चल रहा है प्रदेश अध्यक्ष की रेस में, वो है पशुधन मंत्री है धर्मपाल सिंह। उनका नाम जोरों शोरों से चल रहा है और लगभग ये गुंजाइश बताई भी जा रही है कि उनको बनाया जा सकता है धर्मपाल सिंह। अगर उनको नहीं बनाते हैं तो स्वतंत्र देव सिंह वो दूसरे नंबर पे हैं, तो स्वतंत्र देव सिंह पर भी कहीं ना कहीं दाव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि जो समाजवादी पार्टी का पीडीए है उसकी कोई ना कोई काट जरूर खोजनी होगी। अगर यहाँ पर किसी ब्राह्मण चेहरे पर बीजेपी ने दाव लगाया तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा और एक मैसेज देने में कारगर होगी। इसलिए इस बात की संभावना बहुत कम है कि किसी ब्राह्मण समाज पर दाव लगा सकती है। लेकिन बीजेपी में कुछ भी कहना और करना, या आपने जैसा बताया कि जिन नामों पर चर्चा होती है उसके इतर भी कोई नाम हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर जो सुगबुगाहट है और जो नाम जिन नामों पर चर्चा है वो यही 2-4 नाम है जिनके नामों पर चर्चा है और जोरों से चर्चा है। यहाँ तक कि राहुल आपको बता दें कि 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं और यहाँ तक बताया जाए कि 15 जुलाई से पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को चुन लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है, इस प्रदेश अध्यक्ष को भी लेकर के लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बनता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अब देखने वाली बात होगी 15 जुलाई से पहले या 15 जुलाई तक किस नाम पर मुहर भारतीय जनता पार्टी का जो ऊपरी संगठन है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो तय करता है। राहुल, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आपने जो बड़े नाम थे उनके नाम बताए। लेकिन देखिए एक चीज है अखंड, योगी आदित्यनाथ की कोई जाति नहीं है, थे ठाकुर थे वो, बट अब उनकी गिनती संतों में होती है। अब वो संत ही, और संत को जाति धर्म से परे रखा जाए तो ही बेहतर है। जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, जो यथार्थ है वो हमारा बताने का वो कर्तव्य है। जब उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया और अपने परिवार को त्यागने के बाद गोरक्ष पीठ आ गए, उसके पीठाधीश्वर हो गए, अब उनकी कोई जाति नहीं रह गई, ना तो ब्राह्मण है, ना ठाकुर है, ना कुछ है। वो एक संत है, उनकी कोई जाति नहीं है। ये थोड़ा, जब आपने कहा कि ठाकुर जाति से आते हैं, ये मेरा थोड़ा ऑब्जेक्शन था। हालांकि मुझे पता है कि आपने इसका आधार था कि लोग कहते हैं। समाजवादी पार्टी राहुल लगातार ये आरोप लगाती रही, इस वजह से हाँ, उनको कहने दीजिए। समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, क्योंकि IBC 24 डंके की चोट पे सच बोलता है भाई। ना हम समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, हम 25 करोड़ लोगों के साथ खड़े हैं। बड़ी सीधी बात है ना। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटी बात हो गई। 25 करोड़ लोगों के साथ खड़े हैं भाई, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हैं और डंके की चोट पे खड़े हैं। थैंक यू सो मच। क्या खबर है भैया आदर्श आज की, आपके हरदोई की? जी जी राहुल जी, आज हम आपको बताना चाहेंगे, जहां योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री है, यूपी के सूबे के मुखिया है, यहाँ गाय को लेकर वो कहीं गौशाले बना रही है, कहीं पर चौराहा बना रही है गाय को सुरक्षा को लेकर। लेकिन आज यहाँ पर एक बेसुरक्षा देखने को मिली है। ये जिस रोड में खड़े, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर कूड़ा डाला जाता है और इसी के पास में एक बच्चों का स्कूल है। हम स्कूल भी दिखाएंगे, ये देखिए सामने आप लाइव देखते हो, ये बच्चों का छोटा स्कूल भी है, बेसिक प्राइमरी शिक्षा। और ये पीछे जेसीबी चल रही है, हम उस जगह को दिखाएंगे धीरे। राहुल जी, इस जगह कूड़ा पड़ता है और कूड़े को लेकर
यहाँ पर गाय भी डाली गई थी आज, और वो गाय जो है कूड़े के ढेर में इसी जेसीबी के द्वारा उठा लिया गया, और जेसीबी से उस गाय को कूड़े के ढेर में डाला गया है। क्या यूपी के मुखिया जो गाय को लेकर एक सुरक्षा व्यवस्था कर रही है, उसी को लेकर अगर हम बात करें इस जेसीबी के द्वारा इस कूड़े के, एक मिनट, आगे बढ़िए। ये जेसीबी चल रहा देखिए, ये, और इसमें गाय डाली गई है। वो पीछे जो पीछे डंपर पर खड़ा है उस कूड़े के ढेर में, जबकि गाय हमारी माता होती है। लेकिन गाय गाय के अभी मैंने डीएम अनिल झा को फोन किया तो उनका फोन अभी नहीं लगा। 2 बार मैंने फोन किया लेकिन डीएम साहब का फोन नहीं लगा, और उस गाय को भी जो है इस कूड़े ढेर, और ये कूड़ा देखें, ये कूड़ा लगा हुआ है। इस कूड़े को अगर हम बात करें तो ये पूरी रोड जाम है। देखिए पीछे गाड़ी आ रही है, पूरी रोड जाम हो जाती है, और यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है राहुल जी, जो बहुत बड़ी है लापरवाही है यहाँ के अधिकारियों की। ये जेसीबी से गाय को लेकर आ रहे हैं, आप बता रहे हैं? जी, अभी यहाँ यहीं पर जहाँ पर खड़े हैं, एक गाय पड़ी थी, इसी जेसीबी की तरह उस मरी गाय को उस डंपर में डाला गया है, जबकि उसको दफनाया जाना चाहिए था। लेकिन उसको जमीन में न डालने के बजाय उसको कूड़े के ढेर में डाल के उसको भिजवा दिया जाएगा। जी हाँ, ये पॉइंट वाली बात आपने उठाई है भाई। जी आप कहिए मत कि सिर्फ करके दिखाइए, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। आप गाय को खुले में, आप जो मृतक गाय है उसको खुले में आप डाल दिए, दफनाना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि यहाँ उसको पर दफनाना चाहिए, अगर उसकी जान चली गई दफनाना चाहिए। जेसीबी से लेकर आए और आपने फेंक दिया यहाँ पे कूड़े के बीच में, ऐसा नहीं चलेगा ना, ये यहाँ पर जो लापरवाही। हाँ, यहाँ पर जो है ये जमादार थे, यही रोड पे गाय को डाल गए, और यहाँ पता नहीं तो कितने टन कूड़ा लगा हुआ है, और यहीं पर जगह पीछे ये पानी की टंकी बन रही है, और यहाँ पर कुछ लेबर काम भी कर रहे हैं वही मौके पर। देखिए हम इनसे भी जानना भी चाहे कि आखिर गाय कौन डाल गया। भैया यहाँ आ जाए, ये गाय कौन डाल गया, क्या है बताओ? नगर पालिका वाले, रेडियो वाले डाल गए हैं। आपने मना नहीं किया? यहाँ पर मना किया लेकिन वो नहीं मानी। ये कूड़ा यहाँ से कब से पड़ रहा है? ये काफी दिन से पड़ रहा है। और यहाँ पास में क्या बन रहा है? पानी टंकी बन रही है जल निगम की। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं राहुल बात करूँ तो गाय यहीं पर जो जमादार डाल के चले गए, और इसके पीछे कूड़ा घर बना है, उसमें तो कूड़ा पड़ता है, लेकिन रोड पर भी डाल दिया जाता है, और कहीं ना कहीं यहाँ राहगीरों को भी निकलने की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जी राहुल, ये होती है समस्या वाली बात है। थैंक यू सो मच इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। आपने ये खबर हमारे दर्शकों तक लाई और नगर निगम, नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी। काम ऐसा करोगे तो पोल खोलेंगे, क्योंकि हमारे जो पत्रकार हैं आईबीसी के 24 के, वो डंके के चोट पे पत्रकारिता करने में यकीन रखते हैं। धन्यवाद ज्ञानेंद्र। मैं कहना चाहूंगा, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। मैं कहना चाहूंगा जिस गाय को अभी इन्होंने उठाया है उसको 10 मिनट पहले मैंने उसका पूरा वीडियो बनाया जो रोड पे पड़ी हुई थी। उस वीडियो को मैं 9 बजे रात को भी हम उसको खबर में भेजेंगे। जी राहुल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से आज की बड़ी खबर कौन सी है? राहुल, 2 बड़ी खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबरों में स्टार्ट करेंगे। मेरी उपस्थिति जहां पर है वह है सखी वन स्टॉप सेंटर, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि प्रतापगढ़ में वन स्टॉप सेंटर पहली बार चर्चा में आया हो। ये कई बार चर्चाओं में रह चुका है। मैं पहले तो निवेदन चाहूंगा कि मैंने एडिशनल एसपी शैलेन लाल जी की बाइट भेजी है, वो चल जाता, वो पूरी बाइट ही वर्णन कर देगी। रात्रि लगभग 9 बजे वन स्टॉप सेंटर के केंद्र प्रबंधक द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि वहां से 2 लड़कियां बिना बताए कहीं पर भाग गई हैं। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 305/25 अंतर्गत धारा 137(2) BNS पंजीकृत किया गया है। लड़कियों की बरामदगी के लिए 3 टीमें गठित करी गई हैं व वन स्टॉप सेंटर पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। शीघ्र ही बरामदगी कर वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। ये क्या रेगुलर बेसिस पे होता है क्या भाई? 2 लड़कियां बिना बताए सखी वन स्टॉप सेंटर से भाग गई, क्या ये क्या लापरवाही है? बिल्कुल, देखिए राहुल, वन स्टॉप सेंटर पहली बार चर्चाओं में नहीं है प्रतापगढ़ में। इससे पहले भी 2017-18, फिर उसके बाद 22,
23-24 लगातार हर साल ये ऐसे यहाँ पे चलता रहा है। और 2022 में तो एक हद हो गया था कि वन स्टॉप सेंटर में उत्पीड़न के कारण एक लड़की यहाँ से तकरीबन वन स्टॉप सेंटर से जो पुल है, पीछे तो नदी है लेकिन वो बेला देवी पुल पे जो कि आप जानते ही होंगे, बेला देवी पुल पड़ता है अयोध्या राजमार्ग पे, वहां से जाके छलांग लगा देती है। सोचिए 2022 में एक लड़की उत्पीड़न के कारण यहाँ से भागती है और जाके छलांग लगा देती है। फिलहाल उसको बचा लिया जाता है। लेकिन आज कल देर रात 9:30 के आसपास की घटना बताई जा रही है। 2 लड़कियां थी, एक जेठवाड़ा थाना के अंतर्गत और एक लालगंज थाना के अंतर्गत। दोनों लड़कियों को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था, उनका बयान दर्ज होना था, फिर उसके बाद परिवार को सुपुर्द करना था। लेकिन ऐसा क्या सुरक्षा में इन लोगों की सेंध हुई। देखिए, पुलिस कर्मियों की 2 महिला कांस्टेबल यहाँ पे तैनात की गई थी, पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई कर दी। अब वन स्टॉप सेंटर जो प्रबंधक है मिर्जा कुमारी जी, उनके खिलाफ क्या प्रतापगढ़ के डीएम एक्शन लेते हैं। देखिए, हर वक्त प्रतापगढ़ के डीएम चर्चाओं में रहते हैं, हर चीजों के लिए सख्त रहते हैं। वन स्टॉप सेंटर के लिए वो क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ 2017 से लेकर के 2025 चल रहा है। हर साल एक ना एक घटना यहाँ पे सुनाई देती है वन स्टॉप सेंटर में, और हर साल ये नियम है कि पेपरों में तकरीबन 1 हफ्ते तक वन स्टॉप सेंटर चर्चाओं में बना रहता है। और उसके बाद भी एक प्रबंधक 7-8 सालों के आसपास यहाँ पे कब्जा जमाया रहता है। बताया ये भी जा रहा है कि डिपो से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि ये अंदर जो महिलाएं जो किशोरियां रुकती हैं, उनके साथ जो है बदतमीजी की जा रही है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन जहां जिस एरिया में ये पूरा वन स्टॉप सेंटर बना हुआ है, वहां के आसपास लोग ये कहते हैं कि उत्पीड़न होता है। अंदर रात में आवाजें आती हैं, मारने पीटने की आवाजें आती हैं। तो साफ तौर पे अगर उत्पीड़न होता है तभी 2 लड़कियां भागी होंगी, क्योंकि सैटरडे संडे होने के कारण कोर्ट बंद थे। अब जो है उनकी जो है बयान दर्ज नहीं हो पाए, तो आज बयान दर्ज होना था। यानी 2 लड़कियां भाग गई हैं सखी वन स्टॉप सेंटर से, और ये लगातार 2017 से यहां से इस तरह के केसेस सामने आते हैं। और इसमें यह है कि जिला अधिकारी को वन स्टॉप सेंटर की जो प्रबंधक है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये रोज की कहानी नहीं चलेगी। थैंक यू सो मच ज्ञानेंद्र, थोड़ा समय का अभाव है इसलिए मैं आपको इंटरप्ट किया, रोका, क्योंकि सरफराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आकाश पाठक जुड़े हुए हैं और जितेंद्र श्रीवास्तव जुड़े हैं और बाबू अभिषेक सिंह जुड़े हुए हैं। धन्यवाद ज्ञानेंद्र आपका। जितेंद्र, बस्ती से क्या खबर है आज की? बिल्कुल राहुल, बस्ती से बड़ी खबर की बात है। जिस तरीके से कल मुहर्रम था, लगातार पूरे देश में कहीं बस्ती में जो मुहर्रम था वो कहीं ना कहीं जो है तनावपूर्ण देखने को मिले थे कि 3 जगह का लगातार कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली वहां पे कि जिस तरह से गर्भवती महिला गाड़ी से जाती है उनकी कार से, तो कुछ जो ताजियादार लोग होते हैं वो लोग जो है उस गाड़ी को तोड़ देते हैं, मारपीट तक हो जाती है। यहाँ तक कि राहुल आपसे बता दें कि फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए, ऐसा भी एक वीडियो सामने आया है। और तीसरी अगर वीडियो की मैं बात करूं तो मंदिर के अंदर जो है बिरयानी खाई गई, वहां हड्डियां फेंकी गई। फिलहाल ऐसे एक लगातार मामला आया। फिलहाल जिला की बात की जाए तो विश्व हिंदू महासंघ और भी जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो काफी एक्टिव है इस समय जिलाधिकारी कार्यालय पे, जो वो लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। फिलहाल तनावपूर्ण माहौल अगर बात की जाए तो ताजिया के बाद आज का जो दिन है बस्ती में फिलहाल अभी तनावपूर्ण माहौल चल रहा है राहुल। देखिए, ये तनाव होना नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिमों के बीच में ये तनाव नहीं होना चाहिए। क्या कोई है जो तनाव करवाना चाहता है? क्यों किसी कोई भी त्योहार में इस तरह की स्थिति बन जाती है? अब देखिए, 3 बातें बताई। एक, प्रेग्नेंट महिला थी, उसको जाने नहीं दिया गया। दूसरी बात ये बताई कि मंदिर के अंदर हड्डियां फेंकी गई हैं, और तीसरी बात बताई कि फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए। फिलिस्तीन से क्या लेना देना भाई? कौन है फिलिस्तीन? हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए ना। ये मनमुटाव, आपसी झगड़ा, ये नहीं होना चाहिए। इस पे क्या एक्शन हुआ जितेंद्र? बिल्कुल, जो महिला वाली अगर बात की जाए, गर्भवती महिला वाली, तो पुलिस को स्वयं वहां पे आना पड़ा और आके जो उनके हस्बैंड और जो महिला है उनको गाड़ी में बंद कराया गया। उसके बाद कहीं जाके रास्ता कहीं से खुलवाया गया, जाके तब वो लोग अपने परिजन वो अपने घर पे पहुंचे। फिलहाल जो फिलिस्तीन वाली बात थी, जहां नारेबाजी के लगाई गई थी, वहां पे पुलिस अभी जांच कर रही है। पुलिस कर रही है, कोई ऐसे साक्ष्य अभी मिल नहीं पा रहा है, जो कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रॉपर तेजी से वायरल भी हो रहा है।
और तीसरी जो अगर बात की मैंने हड्डी फेंकने वाली, तो पुलिस का साफ कहनामा है कि हम इसमें जांच कर रहे हैं, जो दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। कम कार्रवाई होनी भी चाहिए। अब फिलिस्तीन यहां पर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा जा रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े बड़े नेता हैं हैंड बैग ऐसा लेके चलते हैं जिसमें फिलिस्तीन लिखा होता है, और इसके बाद इस तरह का माहौल बन जाता है ना। सरफराज, क्या हाल है? और आज की बड़ी खबर क्या है आपके जिले से? जी सर, बता दें, कल जो मुहर्रम का जुलूस निकला था, तो उस मुहर्रम के जुलूस के दौरान खोमेनी की जो पोस्टर पर विवाद हो गया बहराइच नानपारा इलाके में सर। मुहर्रम के जुलूस में ईरानी धर्मगुरु खोमेनी के पोस्टर को लेकर निकले लोग पुलिस पर पोस्टर पर लाठी चार्ज और आतंकवादी कहने का आरोप लगाया। नानपारा में जमकर हंगामा प्रदर्शनकारियों ने चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग की और प्रशासन ने कहा है मामला संज्ञान में ले लिया गया है। जी, ये क्या कर रहे थे सरफराज? खेमेनेई तो वहां का हेड है ईरान का। ईरान हमारा मित्र राष्ट्र भी है, इजराइल भी हमारा मित्र राष्ट्र है, तो ये लोग क्या कर रहे थे? क्यों नारे लगा रहे थे खेमेनेई के? खेमेनेई के नारे सर, ये तो शिया समुदाय लोगों का है ना, ये ईरान से रिलेटेड जो है, ये सुन्नी से रिलेटेड नहीं है। जी, तो तो क्या ये इसमें जो विरोध क्या है? जी जी इसमें विरोध क्या है? किस बात को लेकर आपत्ति है? क्या आपत्ति है इसमें? विरोध जैसे जुलूस में सर, जैसे ये जुलूस में खोमेनी जी का जो पोस्टर लगा के और अपना जा रहे थे जुलूस लेके, तो उसी में प्रशासन ने मना किया है। प्रशासन ने फिर पोस्टर के ऊपर लाठीचार्ज कर दी। इस वजह से जो वहाँ के मतलब शिया गुरु थे वो गुस्सा गए और फिर चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग कर दी। जी, अच्छा, ये बात सामने आई है। ओके, यानी खेमेनेई के पोस्टर पर लाठी चार्ज किया गया। धन्यवाद सरफराज इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, तनाव की स्थिति कहीं नहीं होनी चाहिए। अगर जो तनाव की स्थिति पैदा कर रहा है तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए, बहुत स्वाभाविक सी बात है। धन्यवाद सरफराज। आकाश पाठक, पीलीभीत से क्या खबर है? एक बार जरा बाबू अभिषेक सिंह को लेकर आइए और आकाश पाठक को लेकर आइए। सरफराज का तो लाइव अभी हो गया, और एसपी सिंह अगर समय पर जुड़ जाए तो एसपी सिंह को भी लाइन पर ले आइएगा। आकाश, पीलीभीत की खबर आप पहले बताइए। राहुल जी, आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत में एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दो सिपाही गश्त के दौरान निकले हुए थे। वहां पर कुछ लोगों ने एक सिपाही के साथ जमकर मारपीट की थी। इसको लेकर एसपी ने मामला संज्ञान आने के बाद में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के दौरान एक सोशल मीडिया पर और वीडियो वायरल हुआ है, जो थाने के अंदर से जो आरोपी हैं वो लंगड़ाते हुए निकल रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हमें माफ कर दीजिए, हम कभी पुलिस से या किसी प्रशासन के साथ ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे, या लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, या मारपीट नहीं करेंगे। इसको लेकर एक वीडियो जो में माफी मांगते हुए साफ दिख रहे हैं। राहुल जी, ठीक है, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए आकाश। बाबू अभिषेक, भदोही से क्या खबर है आज की? जी राहुल जी, अगर मैं भदोही की बात करूं तो भदोही में जिस तरीके से मुहर्रम का पर्व था वो बेहद अच्छे तरीके से प्रशासन ने यहाँ जो है कि कवायद से अच्छे से प्रयास कर कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा, जिस तरीके से IBC 24 ने शुक्रवार को एक खबर दिखाई थी प्रमुखता के साथ, जिस PWD के भ्रष्टाचार की खबर थी, वो जिस तरीके से भदोही में गड्ढा युक्त सड़कें नजर आ रही थी, उस पर IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई और उस पर विशेष जो है कि जांच बैठी और उस पर जो है कि PWD विभाग एक्शन में आकर के पैचिंग का कार्य सफल रूप से कार्य कराया। तो जिस तरीके से IBC 24 लगातार अपने खबरों पर नया तालमेल पेशकश पेश कर रही है, उससे कहीं ना कहीं अब जो भी भ्रष्टाचार के नए नए मानक दिख रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगती हुई नजर आ रही है। जी राहुल, और होना भी चाहिए। देखिए, अगर हम कहीं भी किसी भी जगह पर गलत काम को खबर बना सके, दिखा सके और उसका असर हो, तो हमारी ये सबसे बड़ी जीत है पत्रकारिता की। धन्यवाद अभिषेक सिंह। बिल्कुल एसपी सिंह, सुल्तानपुर की क्या खबर है आज की? अगर लिखे स्क्रीन पर तो लेके आइए। हेलो,
एसपी सिंह खबर बताइए, खबर। हाँ, सुल्तानपुर एक कल का जो मुहर्रम का त्योहार था वो अच्छे तरीके से, सही तरीके से मनाया गया। शासन प्रशासन एकदम मुस्तैद रहा। लेकिन दूसरी समस्या सुल्तानपुर की ये है कि जो जाम की समस्या से जूझ रहा है सुल्तानपुर। आप देखिए चलिए, प्रयागीपुर गस्पन चौराहा जो कहा जाता है सुल्तानपुर का एक अभिन्न अंग है। 4 लाइन भी बना हुआ है, लेकिन स्थिति ये जस की तस बनी हुई है। ये जाम चारों तरफ से कोई पुष्टित इंतजाम शासन की तरफ से, ARTO की तरफ से न होने की वजह से अक्सर जाम लगा रहता है। ये स्थिति सुल्तानपुर की बनी रहती है। ARTO क्या कर रहे हैं फिर भाई? ARTO अभी नवागत महिला अलका शुक्ला आई हैं, लेकिन उनका भी रवैया जो है वो विद्यालय में कह रहे हैं कि विद्यालय को हम दुरुस्त करेंगे। वहाँ का जो वाहन चल रहा है, RC है, उसको चेक करवा रही हैं। 18 साल के कम जो ड्राइवरिंग करते हैं उनके लिए एक पहल कर रही हैं। लेकिन ये जो जाम की समस्या है, इनकी नज़र अभी सुल्तानपुर में जाम के पर अभी कोई खास इनका रवैया नहीं समझ में आ रहा है। देखिए आगे चल के नहीं, रवैया उनकी क्या पहल रहती है, रवैया समझेंगी, थोड़ा समय दे दीजिए, रवैया समझेंगी। अभी वो बेसिक काम कर रही हैं और कैसे ट्रैफिक को बेहतर किया जाए उस पर वो वर्क कर रही हैं। थोड़ा वक्त दीजिए, बेहतर होगा। धन्यवाद आपका एसपी सिंह इस पूरी जानकारी के लिए, और हमारे दर्शकों का विशेष आभार 12 बजे 12 खबर के साथ जुड़ने के लिए और लगातार हमें देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।